क्रिएट करेंगे तब। सर मुझे एक इश्यू था। हाँ बोलिए। मैं जब इनिट कमांड डालता हूँ ना, तो उसमें वो बता रहा है कि द डायरेक्टरी हैज नो टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यू मे बिगिन वर्किंग विद द टेराफॉर्म इमीडिएटली बाय क्रिएटिंग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप जहाँ पे भी .tf वाली फाइल रहेगी ना, वहाँ पे इनिट काम करेगा सही से, क्योंकि उसको ना प्रोवाइडर की डिटेल्स मिल रही है, नहीं कुछ उसको टेराफॉर्म रिलेटेड फाइल मिल रही है, उसको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं मिल रही है। जिसका भी एक्सटेंशन .tf रहता है वहीं पे इनिट कमांड चलेगी। यानी हमारा प्लान भी वहीं पे चलता है, अप्लाई भी वहीं पे चलता है और इनिट भी वहीं पे चलेगा जहाँ पे हमारी tf फाइल रहेगी, .tf वाली। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, ये मेरा ऑनलाइन फोल्डर है ना, यहाँ पे मैं इनिट चलाऊंगा, इस लोकेशन पे तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई .tf एक्सटेंशन वाली फाइल नहीं है। ओके, पर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर मैं इनिट चलाता हूँ तो चल जाएगा, क्योंकि example.tf इसमें मेरी प्रोवाइडर डिटेल्स है, राइट। फर्स्ट डे वाली प्रोवाइडर डिटेल्स है, तो ये प्रोवाइडर डिटेल्स हमें यहाँ से गैदर हो जाएगा। अच्छा, तो ये वेरिएबल का इशू है। हाँ, वेरिएबल का Environmental है, उसको कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं मिल रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा प्रोवाइडर डाउनलोड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे AWS प्रोवाइडर मेंशन किया है, तो इनिट एनवायरमेंटल वेरिएबल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसको। हाँ, एनवायरमेंटल वेरिएबल अलग पार्ट है। एनवायरमेंटल वेरिएबल हम टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड चलाने के लिए कर रहे हैं, कौन से भी लोकेशन पे। ओके, टेराफॉर्म अगर आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, यही लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट करते हो, इस फोल्डर में जाते हो और इस फोल्डर में ये terraform.exe फाइल है, तो यहाँ पे टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड चल जाएंगे। पर मुझे यहाँ पे नहीं चलाना है टेराफॉर्म की कमांड, मुझे इस फोल्डर में चलाना है, इसलिए मैंने एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट किया है। ओके, और दूसरी चीज इनिट कमांड डिफरेंट है। इनिट कमांड कब चलती है? जब आप उसको प्रोवाइडर डिटेल्स दोगे। इनिट क्या बोलता है कि इनिट बोलता है कि मुझे उसके रिलेटेड प्लगइन्स डाउनलोड करने हैं, तो उसको आप प्लगइन्स ही नहीं बताओगे कि कौन से डाउनलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोवाइडर AWS बोला है, तो AWS के प्रोवाइडर मुझे डाउनलोड करना है, तो वो डाउनलोड करने के लिए आपको प्रोवाइडर फाइल यानी एग्जाम्पल, यहाँ पे तो एग्जाम्पल है, यानी ये एटलीस्ट इतना तो कोड होना उसको, तभी जाके इनिट काम करेगा। एटलीस्ट इतना कोड होगा। ये मैंने डाला है एक्चुअली, लेकिन चल नहीं रहा है वो। नहीं, ये डालने के बाद चल जाएगा, क्योंकि ये डालने के बाद देखो AWS प्रोवाइडर ही डाउनलोड होता है। देखो यहाँ पे प्रोवाइडर नाम आया है, कौन सा प्रोवाइडर डाउनलोड हो रहा है वो भी आपको दिख जाएगा। ये देखो AWS प्रोवाइडर डाउनलोड हो रहा है, इसका 5.8 वर्जन डाउनलोड हो रहा है। और बाद मैंने में सर व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज डाला था, वो एक बार देखते क्या? इसमें कुछ गलत है क्या मैंने डाला? व्हाट्सएप पे नहीं, वहाँ पे और यहाँ पे सेम ही है। मैं वो फाइल जहाँ से उठाया था वो वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ, सब सेम ही मैंने है। एक इमेज भेजा है मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप पे। अच्छा, देख लेते हो जस्ट। हाँ, ये भी सही है, लेकिन वो नहीं चल रहा ना, इसलिए मैंने आपको एक्सेस की सीक्रेट की एरर क्या दे रहा है? एम्प्टी करके इसको सेव किया है। हाँ, सेव किया ना सर। और ये टेराफॉर्म नाम सेव करने के बाद ही ये आया ना, ये कलर वगैरह जो है। हाँ, तो ये वाला जो टेराफॉर्म नाम का फोल्डर है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, उसी के अंदर चलाना पड़ेगा। और इसका पाथ सेट किया है आपने वहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल में। यस। तो चलना तो चाहिए फिर, क्योंकि उसकी प्रोवाइडर डिटेल्स यही पे है आपकी। एपी साउथ 1, हाँ सही है, एपी साउथ 1। Terraform initializing an empty directory has no Terraform configuration file। कॉन्फ़िगरेशन तो कर रखी है अपने टेरा बेसिक कमांड .tf करके। इसमें कुछ रिसोर्स कोड डाल के एग्जीक्यूट करके देखना फिर से,
वैसे तो यही चलना चाहिए था, पर रिसोर्स कोड डाल के भी चेक करना एक बार चलता है क्या। चलेगा, ठीक है, देखता हूँ। और बाकी किसी को कुछ डाउट? तो आज का सेशन स्टार्ट करें। ठीक है, फिर मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। कल के सेशन में हमने जो पार्ट देखा था अभी हमने डिस्कस किया है। जैसे कि हमने देखा था इसके बारे में, वेरिएबल के बारे में, लिस्ट और मैप। उसके बाद में काउंट और काउंट इंडेक्स देखा था। उसके बाद में हमने कुछ आउटपुट ब्लॉक के बारे में जाना था कि आउटपुट ब्लॉक क्या रहता है, कैसे वर्कआउट करता है, राइट। तो ये कुछ चीजें हमने देखी थी लास्ट सेशन में। अब कुछ डिफरेंट देखते हैं आज के सेशन में। ओके, एट्रीब्यूट भी हमने देखा था। एट्रीब्यूट में आउटपुट ब्लॉक का कैसे यूज करना है। एट्रीब्यूट रेफरेंस करके रहता है हमें हर रिसोर्स में, वही हमें यूज करना है। तो ये अभी तक कवर किया है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ और अभी आज का सेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आउटपुट ब्लॉक सेक्शन वगैरह हमने सब देखा था। अभी इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, पार्ट जो हो चुका है। जो रिक्वायर्ड है वो रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक रिसोर्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ AWS का। रिसोर्स, बाद में उसका रिसोर्स टाइप AWS EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में AMI ID और उसका इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप हार्ड कोडेड में प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। AMI ID में कैचअप कर रहा हूँ लास्ट सेशन से। लास्ट सेशन में हमने AMI ID यूज की थी, इसी का हम यूज करते हैं। ओके, तो ये दो रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं एसोसिएशन के लिए। अब क्या कर रहे हैं हम, इलास्टिक आईपी अटैच कर रहे हैं हमारे EC2 मशीन के साथ। ओके, तो उसके लिए मुझे एक रिसोर्स लिखना पड़ेगा। रिसोर्स AWS अंडरस्कोर एसोसिएशन आता है, EIP एसोसिएशन। इलास्टिक आईपी मुझे अटैच करना है। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ये जो नेम रहता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है, बाकी कुछ इसका पर्पस है नहीं। इसके बाद में मुझे आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंस्टेंस आईडी एक रहेगी, इंस्टेंस आईडी जो कि मेरी कहाँ से गैदर होगी, इंस्टेंस आईडी यहाँ से। तो पहले आ जाएगा रिसोर्स टाइप नेम, उसके बाद में डॉट के बाद उसका नाम, और उसके बाद में इसकी आईडी चाहिए। तो हम एट्रीब्यूट सेक्शन में देखा था आईडी कैसे कैचअप करना है। तो हम अगर उसके लास्ट में डॉट आईडी लिखते हैं तो हमें आईडी मिलेगा। ये हमने लास्ट आउटपुट सेक्शन में देखा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी यूज करना है AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस डॉट डेमो। ये इसका नाम हो गया उस रिसोर्स ब्लॉक का पूरा कंप्लीट, और उसके बाद में आईडी यूज करना है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आईडी।
फिर किसके साथ मुझे एलोकेट करना है इसको? इलास्टिक आईपी के साथ। किसके साथ एलोकेशन होगा इसका? इलास्टिक आईपी के साथ। किसका? तो इंस्टेंस आईडी का होगा इलास्टिक आईपी के साथ। तो यहाँ पे मुझे अभी इलास्टिक आईपी की एट्रीब्यूट फॉर्म में डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा aws_eip डॉट, जो नाम आपने यहाँ पे दिया है उस ब्लॉक का वो नाम आ जाएगा, जैसे कि मैंने eip यूज किया है वो, और उसकी भी आईडी अटैच होगी, इसलिए डॉट आईडी। तो ये आईडी और ये क्या है जो हमने डॉट आईडी यहाँ पे भी मेंशन किया है, यहाँ पे भी डॉट आईडी मेंशन किया है, तो ये एट्रीब्यूट है। तो ये एट्रीब्यूट हमने कहाँ से उठाया? तो एट्रीब्यूट रेफरेंस से। जैसे कि मैंने S3 बकेट के लिए ARN यूज किया था, तो वैसे ही यहाँ पे तो ये चीज मैंने आउटपुट ब्लॉक में सेम यूज की है। तो ये भी चीज मुझे यहाँ पे गैदर करने के लिए, क्योंकि क्या होगा कि इलास्टिक आईपी अटैच करना है EC2 के साथ, तो अटैच कैसे होगा? तो उसके आईडी के थ्रू अटैच होगा एक दूसरे के साथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी यूज की है। ओके, इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं हम। टेराफॉर्म एफएमडी कमांड वैलिडेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं। तीन रिसोर्सेस क्रिएट हो गए क्योंकि हमने 3 ब्लॉक ऐड किए हैं। पहला ब्लॉक है EC2 मशीन का, EC2 EM का, दूसरा हमारी इलास्टिक आईपी का, और थर्ड उन दोनों के एसोसिएशन का। तो 3 एडेड हो जाएंगे। ओके, प्लान के जरिए इसको अप्लाई भी करेंगे हम। पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या क्या ऐड हो रहा है। AWS EIP ऐड हो रही है, उसका एसोसिएशन हो रहा है, और एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई भी कर देते हैं, और फिर कंसोल पे जाके चेक करते हैं कि तो यहाँ पे हम ऑटो अप्रूव चलाया है इसलिए कि तो 3 रिसोर्सेस क्रिएट होने चाहिए। यहाँ पे इलास्टिक आईपी के आईडी दिखा रहा है। ये हमारी इंस्टेंस की आईडी है, ये अभी अटैच हो रही है। तो हम कंसोल पे चेक करते हैं पैरेलली। कंसोल पे जाता हूँ मैं, पहले EC2 सर्विस ओपन कर लेता हूँ और एक इलास्टिक आईपी। ओके, तो ये एलोकेशन आईडी है मेरी। ओके, ये हम चेक करते हैं। ये वाली मेरी अभी फिक्स रहना चाहिए आईपी, एलोकेटेड आईपी उस इंस्टेंस को एलोकेट हो जाना चाहिए। ओके, तो हम इंस्टेंस पे जाते हैं। यहाँ पे क्या है 13.103.166.150 यहाँ पे आते हैं जो रनिंग है, और यहाँ पे देखते हैं। देखो ये वाली पब्लिक आईपी
और ये वाली आईपी सेम है, तो 13.203.166.150। तो ये वाली इलास्टिक आईपी इस EC2 मशीन के साथ अटैच होगी। अगर हम इसको स्टॉप और स्टार्ट करते हैं तो अभी कोई इफेक्ट होगा नहीं। मैन्युअली करके भी देखते हैं हम, स्टॉप और स्टार्ट। तो ये आईपी फिक्स रहनी चाहिए, इसलिए हम एलोकेटेड यानी एसोसिएशन करते हैं, एलोकेट करते हैं पर्टिकुलर EC2 मशीन को। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी। ये अभी स्टॉप हो गया। ठीक। अभी फिर से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी आईपी फिक्स रहनी चाहिए, पब्लिक आईपी फिक्स रहनी चाहिए। मैं इस इंस्टेंस को स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। नीचे में भी दिखाता है। तो ये देखो यहाँ पे अभी आईपी चेंज नहीं हुई है, फिक्स है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी हम इंस्टेंट स्टॉप और स्टार्ट करते हैं तो आईपी पब्लिक आईपी चेंज होती है। पर जब हम स्टैटिक वेब पेज यानी कुछ होस्टिंग करते हैं, वेब पेजेस जब होस्ट करते हैं तो हम पब्लिक डीएनएस या पब्लिक आईपी को हिट करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो प्रोसेस अलग है। हम इंस्टेंस के साथ लोड बैलेंसर अटैच करते हैं, लोड बैलेंसर के साथ राउट 53 डोमेन नेम अटैच करते हैं, उस डोमेन नेम को हिट करते हैं। पर इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हम एखादी इंस्टेंस पे अगर एखादा वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल करते हैं और उस एप्लीकेशन सर्वर में कुछ वेब पेजेस अपलोड करते हैं और फिर उस वेब पेजेस को हिट करने के लिए हम पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस को हिट करते हैं हमारे ब्राउजर पे, तो वो हमें शोकेस होते हैं, राइट। पर जब हम दूसरे दिन इंस्टेंस को स्टॉप कर देते हैं और दूसरे दिन उसी आईपी को हिट करेंगे तो ये हिट नहीं हो पाएगा, ओके, क्योंकि वो पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इलास्टिक आईपी अटैच करते हैं। तो जब हम इलास्टिक आईपी अटैच करते हैं तो वो कभी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है अगर हम इंस्टेंस स्टॉप स्टार्ट भी करें, ओके। तो ये पर्पस के लिए बहुत से लोग इलास्टिक आईपी अटैच कर लेते हैं कि वो चेंज ना हो, फिक्स रहे उस इंस्टेंस के लिए। पर इलास्टिक आईपी ये चार्जेबल थिंग्स है। आप जब भी इसको अटैच करते हैं या इसका यूज करते हैं तो इसका चार्ज लगता है, ओके। तो अभी हम इस इंस्टेंस को स्टॉप भी कर देते हैं या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो हमने क्रिएट किया। तो इसमें किसी को कुछ डाउट्स, जैसे हमने EC2 को इलास्टिक आईपी के साथ अटैच किया है, तो इसमें किसी को कुछ डाउट्स इस पार्ट में? सर मतलब AWS में अगर हम नॉर्मली बिना इलास्टिक आईपी अटैच करे अगर ये करेंगे, EC2 इंस्टेंस बनाएंगे तो एवरी टाइम व्हेनेवर वी विल स्टॉप एंड रिस्टार्ट द इंस्टेंस, द IP एड्रेस विल गेट चेंज, राइट? राइट, पब्लिक आईपी है, प्राइवेट के ऊपर पब्लिक आईपी, हाँ, प्राइवेट नहीं, बट पब्लिक आईपी जो है चेंज होगी जिससे हम एक्सेस करते हैं नॉर्मली बाहर से, राइट? हाँ एग्जैक्टली। हाँ, प्राइवेट आईपी जो रहती है हमारी इंटरनल पर्पस के लिए रहती है, ओके। तो वो चेंज नहीं होती है, उसका यूज भी हम नहीं करते, वो इंटरनल पर्पस के लिए लिमिटेड रहती है। लेकिन पब्लिक चेंज होती है।
हाँ, पब्लिक चेंज होती है, बट हमको नॉर्मली अभी जैसे नॉर्मली अगर इंस्टेड ऑफ आईपी एड्रेस इफ यू आर अटैचिंग इट विथ सम डोमेन, राइट, डीएनएस, हम्म, so for that purpose only we use this elastic IP, right? हाँ, Okay. डोमेन के टाइम पे क्या होता है कि हम लोड बैलेंसर अटैच करते हैं। Yes. लोड बैलेंसर नाम जो रहता है वो बहुत बड़ा नाम रहता है, वैसे आईपी भी हम याद नहीं रख सकते और किसी को हम शेयर भी करेंगे वो आईपी, तो ऐसे हमने कभी किया नहीं है। जैसे कि हम जितने भी वेब पेजेस देखते हैं गूगल पे या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके आईपी डाल के हम ओपन नहीं करते हाँ, जनरली। नॉर्मली हम वेबसाइट लिंक वगैरह यूज करते हाँ, हैं, so that's why we attach that link with this IP addresses. हम्म। तो क्या होता है बैकग्राउंड में वही जो आईपी पब्लिक डीएनएस रहता है हमारा या पब्लिक आईपी रहती है वो लोड बैलेंस से अटैच की जाती है। अलग डोमेन नेम चाहिए अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो तब हम क्या करते हैं उसके सब डोमेन क्रिएट करके फिर एपीआई गेटवे के थ्रू कुछ चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल डोमेन क्रिएट करने के अलावा हम एपीआई की का भी यूज करके या एपीआई गेटवे का भी यूज करके हम इस प्रकार अलग अलग डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, सब डोमेन इन द सेंस सब डोमेन, और फिर उसको हिट करके भी हम चेक कर सकते हैं। कोई डेवलपर ये जो उनके कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं, मुझे लगता है पोस्टमैन वगैरह सॉफ्टवेयर रहता है, तो वो पोस्टमैन सॉफ्टवेयर के जरिए फिर वो डोमेन को हिट करके कनेक्टिविटी चेक करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्राउजर। तो इस प्रकार चलता रहता है कुछ वर्क उनका, इस प्रकार इसका यूज होता है अलग अलग चीजों का। तो ये हमने तीनों भी डिस्ट्रॉय कर दिए। यहाँ पे हमारा इंस्टेंस भी डिस्ट्रॉय हो गया, इलास्टिक आईपी भी डिस्ट्रॉय होगी और उन दोनों का एसोसिएशन भी डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो आप भी जब भी प्रैक्टिस करोगे तो जो EC2 मशीन हम क्रिएट करते हैं उसको रनिंग नहीं रखना है, उसको भी डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि अगर आप T2 मैक्रो भी यूज करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाइड होता है और उसके चार्ज लगते हैं। भले वो लोग बोलते हैं कि फ्री टायर है, पर हम वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रहे हैं, जितना भी वॉल्यूम है 8 GB वगैरह एलोकेटेड रहता है उस पर्टिकुलर के लिए, तो वो 8 GB के हमें चार्ज लगवाता है, वॉल्यूम चार्ज लगवाता है। ओके, तो वो वॉल्यूम चार्ज वगैरह है ना, वो हमें बोलने के लिए फ्री टायर है पर वो बाद में बिलिंग में निकालता है। तो हर बार बेस्ट प्रैक्टिस ये रखो कि आप प्रैक्टिस करते हो, चेक कर लो आउटपुट वगैरह प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, आपने जो क्रिएट किया है प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं, और उसके बाद डिस्ट्रॉय करते जाओ। और ये इलास्टिक आईपी तो ऑलरेडी चार्जेबल थिंग है, ये तो चार्ज होता ही है इसका, तो हर बार प्रैक्टिस के बाद डिस्ट्रॉय करते जाओ। जनरली हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें पता रहता है क्या चीजें क्रिएट करनी है और किसकी क्या बिलिंग आने वाली है, और उसके लिए क्लाइंट भी एग्री रहता है, इसलिए डिस्ट्रॉय कमांड जनरली नहीं चलाते, पर प्रैक्टिस टाइम पे हमें डेली बेसिस पे चलाना है। ओके, ये हो गया आपका एसोसिएशन रिलेटेड पार्ट। तो बाकी जो चीजें हैं आपको थोड़ा सा आपको भी करके देखना है, ट्राई करके देखना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि रोल के साथ पॉलिसी अटैच होती है,
आई एम रोल आप क्रिएट करोगे तो आई एम रोल के साथ आपको कोई पॉलिसी अटैच करनी पड़ेगी, ये भी आप कर सकते हो। उसके साथ बाद में आप क्लाउड फ्रंट के साथ S3 बकेट यानी S3 बकेट आप क्लाउड फ्रंट को अटैच करोगे, वो भी कर सकते हो आप। ये भी चीजें आप करके देख सकते हो आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, इसका भी आप एसोसिएशन करके देख सकते हो। अभी हम ये पार्ट हो गया हमारा, अभी हम जाते हैं हमारे टैक्स की तरफ। बता देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ पार्ट हम टैक्स के द्वारा देखते हैं। तो जनरली मैं उसकी एक आइडिया दे देता हूँ। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ग्रुप ऑफ टैग्स यानी एक टैग अटैच नहीं करते, हम मल्टीपल टैग्स क्रिएट करते हैं एज पर टीम, एज पर एनवायरनमेंट। तो उसका पर्पस क्या है कि हम लोग जब वर्क करते हैं वो माइग्रेशन रिलेटेड वर्क है, और जो अदर टीम काम करती है वो ऑपरेशन टीम रहती है। वो ऑपरेशन टीम उनका काम रहता है कि जो कुछ इंस्टेंसेस स्पिन हुए हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो भी इंस्टेंसेस है उनका कॉन्फ़िगरेशन गैदर करना, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका बिलिंग, ये सब कुछ पार्ट ऑपरेशन टीम देखती है कि किसकी जरूरत है, किसको डिक्रीज करना है, किसको क्या करना है, किसका क्या रखना है वॉल्यूम, कौन से मेंटेन रखना है, कौन से रिमूव करना है, सब कुछ यानी जो भी पार्ट रहता है वो ऑपरेशन टीम देखती है। डॉक्यूमेंट बनाने से इन्वेंट्री मेंटेन करने तक सब चीजें ऑपरेशन टीम देखते हैं। माइग्रेशन टीम का काम सिर्फ यही रहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट आई है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टेंस या फिर वो सर्विस क्रिएट करे। तो ये रिक्वायरमेंट पहले हमें डेवलपर के थ्रू आती है, डेवलपर उनका अप्रूवल ले लेता है उनके मैनेजर थ्रू, और फिर वो एक जीरा क्रिएट करके हमें वो एक जीरा नाम का टूल है, टिकटिंग टूल, उसका यूज करके वो लोग हमें वो डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो डिटेल्स में वो मेंशन करते हैं कि इस EC2 मशीन का नाम क्या रहेगा, इस EC2 को कौन से रीजन में क्रिएट करना है, उसका टाइप क्या रहेगा, ओके, उसकी AMI ID कौन सी फॉलो करना है, या फिर उसका कौन सी AMI आपको कौन से वर्जन, यानी उबंटू में भी अलग अलग है, 16.04, 18.04, 20.04, इस प्रकार के अलग अलग वर्जन है। तो उस वर्जन का मेंशन करते हैं वो उस जीरा में, वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड की जाती है और उसके हिसाब से हम रिसोर्सेस या सर्विसेज क्रिएट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो डिटेल्स हमें चाहिए वो पूरी नहीं रहती है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो हम कमेंट सेक्शन जो रहता है, कमेंट में हम मैसेज भेजते हैं कि हमें ये डिटेल्स चाहिए, उसके ऊपर वो रिवर्ट करते हैं और उस रिवर्ट के हिसाब से फिर हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स क्रिएट करते हैं। तो ये बैकग्राउंड वर्क चलता है इंडस्ट्री लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ओके, तो यहाँ पे अभी इन्वेंट्री पर्पस के लिए हम टैक्स ऐड करेंगे। तो टैक्स हम अलग अलग ऐड कर सकते हैं अलग अलग रिसोर्स के लिए। तो मैं टैग क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे इस EC2 इंस्टेंस के लिए। जो मल्टीपल टैक्स अगर हमें ऐड करना है तो हमें लोकल ब्लॉक यूज करना पड़ता है। लोकल्स नाम का ये ब्लॉक है, इसके अंदर हम मल्टीपल टैक्स ऐड करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कुछ कॉमन टैग मुझे ऐड करना है, ये नाम आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, यही नाम यूज करना है करके लोकल्स ब्लॉक के अंदर आप कॉमन टैग्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें आप मेंशन कर दोगे, जैसे कि मैं टीम मेंशन करता हूँ, तो किस टीम के लिए मुझे क्रिएट करना है, देव टीम के लिए, डेवलपर टीम के लिए। ओके, इसका ओनर कौन है तो हम मेंशन कर देंगे, या फिर इसका एनवायरनमेंट कौन सा है वो हम मेंशन कर सकते हैं, या ओनर मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार इसका ओनर कोई भी नाम दे सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि टेक महिंद्रा, या फिर कुछ और आप लिख सकते हैं आपके हिसाब से। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कॉमन टैग ऐड कर रहे हैं। बाद में एनवायरनमेंट कौन सा है वो भी हम मेंशन कर देते हैं, जैसे कि हम ENV लिख देते हैं यहाँ पे। ENV कौन से एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो देव एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, देव टीम क्रिएट कर रही है देव एनवायरनमेंट के लिए। तो इस प्रकार के कॉमन टैग हम मेंशन कर सकते हैं और इसका यूज हम हमारे
रिसोर्स के अंदर कर सकते हैं। तो इस ये जो रिसोर्स क्रिएट होगा तो उसमें ये कॉमन टैग अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें टैग्स करके मेंशन करना है और यहाँ पे देना है कौन से ब्लॉक को हम कॉल कर रहे हैं, लोकल्स नाम के ब्लॉक को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ध्यान से, ये लोकल, यहाँ पे वर्ड यूज किया है लोकल्स, और यहाँ पे यूज करते समय हमें यूज करना है लोकल। ओके, जब भी हम लोकल्स ब्लॉक यूज करेंगे कॉमन टैग्स के लिए तो हमें लिखना है लोकल्स जब हम ब्लॉक लिखेंगे, और जब उसका यूज करेंगे तो हमें मेंशन करना है सिर्फ लोकल। लोकल्स नहीं मेंशन करना है, सिर्फ लोकल करके मेंशन करना है। और ये जो कॉमन टैग्स करके जो नाम दिया है मैंने, ये आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। ओके, ब्लॉक का तो नाम सेम ही रहेगा, ये ब्लॉक का जो नाम है वो सेम ही रहता है, वो टेराफॉर्म डिफाइन है, वही यूज करना है आपको। और ये कॉमन टैग्स की जगह आप कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, टीम भी कौन सी भी लिख सकते हो, ओनर भी कौन सा, एनवायरमेंट, यानी जो ये सब कुछ कस्टम डिफाइन है, ये सब चीजें कस्टम डिफाइन है, आपके ऊपर है कि आपको क्या रखना है, टैग्स के अंदर कौन से टैग रखने हैं। इस टैग का यूज करके इन्वेंट्री क्रिएट की जाती है। ओके, इन्हीं टैग का यूज करके ऑपरेशन टीम इन्वेंट्री क्रिएट करती है। अगर कोई दूसरा रिसोर्सेस हम क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं और एक रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ वॉल्यूम, AWS वॉल्यूम के लिए EBS वॉल्यूम। ओके, एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। अवेबिलिटी जोन रख देते हैं, यहाँ पे कौन से अवेबिलिटी जोन में क्रिएट करना है, AP साउथ 1A देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी अलग अलग जोन रहते हैं, 1A 1B 1C अलग अलग जोन रहते हैं। तो पर्टिकुलर कौन से जोन में आपको क्रिएट करना है वो देना पड़ेगा। सिर्फ AP साउथ 1 ये सफिशिएंट नहीं है, थोड़ी मिस्टेक है, AP साउथ 1 ये सफिशिएंट नहीं है, उसको पर्टिकुलर आपको मेंशन भी करना पड़ेगा कि कौन से इसमें क्रिएट करना है, A में करना है, B में करना है या C में करना है। उसके बाद में उसका साइज क्या रहेगा वो मेंशन कर देते हैं, जैसे कि 8 GB मुझे क्रिएट करना है इस। तो यहाँ पे भी मैं लोकल ब्लॉक इस वॉल्यूम के साथ अटैच कर देता हूँ। ओके, तो यानी कॉमन टैग्स इसके साथ भी अटैच हो जाएंगे, जो मेरे कॉमन टैग्स मेंशन किए हैं मैंने, इस रिसोर्सेस के साथ भी अटैच हो जाएगी। तो इस प्रकार आप मल्टीपल रिसोर्सेस में वो कॉमन टैग यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो कॉमन टैग है आप मल्टीपल रिसोर्सेस में यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी सेव करता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कंसोल पे। ओके, दो ऐड हो रहे हैं, दो रिसोर्सेस, यानी एक वॉल्यूम नाम का EBS वॉल्यूम वाला रिसोर्स और दूसरा मेरा EC2 वाला रिसोर्स। यहाँ पे दिखेगा आपको, एक EC2 के लिए रिसोर्स है और एक मेरे वॉल्यूम के लिए रिसोर्स है। तो हम अप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं हमारे कंसोल पे। तो यहाँ से हम एरो की से भी कैचअप कर सकते हैं, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, वहां से भी कैचअप कर सकते हैं चीजें। सर ये locals.tf ऐड करने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम सेपरेट एक फाइल बनाए या फिर main.tf में ही हम इसे ऐड कर सकते हैं? देखो एक्चुअली कैसा है कि ये अभी मैं एक ही फाइल में लिख रहा हूँ, पर थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड रहेगा तो उसमें एडिट करना बहुत टफ जाएगा। जैसे कि मेरे थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड है
और उसमें अलग अलग रिसोर्सेस क्रिएट किए और उसमें से मैंने 5 EC2 क्रिएट किए, राइट? हाँ 5 EC2 मशीन के लिए क्रिएट किए। तो वो 5 EC2 मैंने एक पहले नंबर के लाइन में क्रिएट किया है, एक 20वें नंबर के लाइन में क्रिएट किया है, एक 25वें लाइन के नंबर में क्रिएट किया है, कुछ 100 प्लस लाइन में क्रिएट किया है, कुछ 800 प्लस में क्रिएट किया है, यानी रैंडमली कभी भी क्रिएट किया है, अलग अलग रिसोर्सेस कोई भी नंबर से, कोई भी सीक्वेंस में, ओके, रैंडम जा रहा है। तो मुझे कुछ किसी ने बोल दिया कि नहीं, मुझे ये पांचों जो रिसोर्सेस आपने क्रिएट किए उसमें से 3 रिसोर्सेस है मेरे, 3 यानी 3 EC2 मशीन है, हाँ हाँ उसमें से वो 3 EC2 मशीन का मुझे इंस्टेंस टाइप चेंज करना है, राइट? ओके और ये क्रिएट किया था, वो बंदा दूसरा है और मैं डेवलपर दूसरा हूँ, यानी मैं जो माइग्रेशन टीम का पार्ट हूँ, मेरे टीम के मेंबर ने किया है, पर वो कहाँ पे कौन से लाइन नंबर में कहाँ पे रखा है उसने पता नहीं है मुझे, थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड है। हाँ तो मुझे फर्स्ट लाइन से थाउजेंड्स लाइन तक चेक करना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे इसने EC2 का कोड रखा है और वहां पे कौन सा इंस्टेंस टाइप यूज किया है और मुझे वो रिप्लेस करना है, राइट? हाँ तो करेक्ट इतने बड़े, जब वो वहां पे चेंज करने की बात आती है तो वो मेन एक ही फाइल में रखते हैं हम, तो बहुत डिफिकल्ट जाता है। एक ही फाइल को जैसे main.tf को फॉलो करने में बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो वो क्या करते हैं, टेराफॉर्म में क्या होता है, तो टेराफॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे EC2 नाम की सर्विस है उसके लिए एक फोल्डर बनाएंगे, अच्छा ओके? EC2.tf हाँ, EC2.tf एक फोल्डर फाइल एक फोल्डर बनाएंगे पहले EC2 और उसके अंदर डाल देंगे EC2.tf, ओके? हाँ हाँ तो कभी कभी क्या होता है, वो फोल्डर बनाने के पीछे भी रीजन है, तो एनवायरमेंट वाइज भी EC2 बनाने पड़ते हैं, राइट? तो मैं करेक्ट EC2-dev.tf बनाऊंगा, दूसरा EC2-uid.tf, तो इस एनवायरमेंट वाइज में फाइल बना दूंगा उस EC2 नाम के फोल्डर में। करेक्ट उसी प्रकार मैं S3 बकेट के लिए बनाऊंगा, अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग फोल्डर बनाएंगे और ऐसे रख देंगे हम। तो जब मुझे कोई बोलता है चेंज करो, तो मुझे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नाम के फाइल में जाके उसी पर्टिकुलर रिसोर्स को मैं या सर्विस को मैं इजीली एडिट कर पाऊंगा। थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड नहीं रखना पड़ेगा, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो हाँ मतलब सर हमें ऐसे सब फोल्डर्स बना के बस मेन डॉट टीएफ में टैग करना है एंड अगर छोटी मोटी अगर चेंजेस करना है तो वी डोंट हैव टू गो टू डायरेक्टली टू मेन टीएफ, हम डायरेक्टली सब फोल्डर में जाके स्पेसिफिक में चेंज कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस चलता है इंडस्ट्री लेवल पे। अभी यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस लेवल पे देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक ही फाइल को एडिट कर रहे हैं, एक ही फाइल में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उतना बड़ा कोड नहीं है, पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत बड़ा कोड रहता है, इतना कम कोड नहीं रहता है, थाउजेंड्स लाइन तक जाता ही है कोड, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डेटा हम जब मेंटेन करते हैं, राइट? तो उस टाइम पे उस प्रकार किया जाता है। अगर आपको रिसोर्स यूज करना है, जब हम मॉड्यूल यूज करते हैं तो और अलग कंसेप्ट हो जाती है, मॉड्यूल के टाइम पे ले लूंगा मैं वो पार्ट, तो तब क्लियर भी करूंगा, पर रिसोर्सेज भी हमें यूज करना है। रिसोर्सेज यानी 1 बाय 1 रिसोर्सेज, जैसे अभी मैं यहाँ पे वॉल्यूम के लिए क्रिएट किया अलग रिसोर्स, डेमो के लिए अलग किया, इसके पहले इलास्टिक आईपी के लिए अलग रिसोर्स क्रिएट किया, तो इसे रिसोर्सेज ही आपको यूज करना है, तो उस प्रकार करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, अलग अलग फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर उस पर्टिकुलर रिसोर्स को रखेंगे। पर मॉड्यूल जब हम यूज करते हैं तो कंसेप्ट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो भी मैं क्लियर करूंगा मॉड्यूल के टाइम पे। पहले हम रिसोर्स के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में रिसोर्स का ही यूज होता है, पर हमें वो भी पता होना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स कैसे यूज करना है और कौन से पैरामीटर उसमें पास करने हैं, इसलिए पहले हम रिसोर्स पार्ट देख लेते हैं, ठीक है? हाँ सर ओके, क्लियर है? हाँ सर तो अभी मैंने 2 रिसोर्सेस ऐड किए हैं, वॉल्यूम और एक दूसरा डेमो। तो हम कॉमन टैग्स देख रहे थे, ओके, यूजिंग लोकल ब्लॉक। तो हम चेक कर लेते, क्रॉस वेरीफाई कर लेते उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को या पर्टिकुलर वॉल्यूम को वो टैग्स अटैच हुए हैं क्या नहीं AWS कंसोल पे, ओके? तो मैं जंप कर रहा हूँ मेरे AWS कंसोल पे।
तो यहाँ पे जो रनिंग है उसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे देखो टैक्स करके सेक्शन है, टैक्स। तो इस टैक्स सेक्शन में आपको दिखाई देगा जो मैंने पास किया है वही आपको दिख रहा है। कौन से टीम के लिए क्रिएट किया था, देव टीम के लिए, एनवायरनमेंट कौन सा था वो, और ओनर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो हमने मेंशन किया है। तो अलग अलग टैक्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग कॉमन टैक्स या फिर यूजिंग लोकल ब्लॉक। हम लोकल ब्लॉक ही बोलेंगे। यूजिंग लोकल्स ब्लॉक हम कॉमन टैक्स प्रोवाइड कर सकते हैं या मल्टीपल टैक्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ टैक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सभी टैक्स आपको इस टैक्स सेक्शन में दिखाई देंगे। हम अगर वॉल्यूम के लिए जाते हैं तो वॉल्यूम में भी हमें दिखाई देगा। एक वॉल्यूम हमने क्रिएट किया है, ओके। यहाँ पे एक वॉल्यूम हमने क्रिएट किया है एपी साउथ वदे में, ओके। इसको हम ओपन करते हैं और इसमें भी हमें टैक्स चेक करना है। तो यहाँ पे एक टैक्स करके टैब दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सभी टैक्स दिखाई देंगे। तो जितने भी सर्विस है उसमें आप लोकल्स ब्लॉक का यूज करके टैग अटैच कर सकते हैं, ओके। तो ये टैग्स हम किसके लिए अटैच कर रहे हैं, इन्वेंटरी पर्पस के लिए, ऑपरेशन टीम के लिए। यानी उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि ये पर्टिकुलर EC2 मशीन किस पर्पस के लिए, कौन से टीम के लिए और क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो टैग्स के जरिए ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट बोलो या शेल स्क्रिप्ट, और उसके जरिए वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके डिटेल्स कैचअप इजीली कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम टैग ऐड करते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, कर देते हैं। तो हम इसको भी डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें लोकल्स यूज करना है, लोकल्स ब्लॉक टैग के लिए, ग्रुप ऑफ टैग्स के लिए। सिंगल टैग डायरेक्टली टैग्स करके आप मेंशन करके डायरेक्टली EC2 मशीन को टैग्स दे सकते हैं, पर वो सिंगल टैग हम देते नहीं है। जनरली सर्विस बाय सर्विस हम ग्रुप ऑफ टैग्स देते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ टैग्स में आपका पूरा पर्पस डिफाइंड रहता है कि कौन से टीम ने किया, कौन ओनर है, क्या पर्पस है, सब कुछ मेंशन रहता है। इसलिए जनरली हम ग्रुप ऑफ टैग्स यूज करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस में। सर इसको भी एसोसिएट करना पड़ेगा जो EBS वॉल्यूम हमने क्रिएट किया है, अगर यूज करना रहा तो कर सकते हैं। करेक्ट। वॉल्यूम जैसे हमें जब स्टोरेज फुल हो जाता है पर्टिकुलर EC2 मशीन का, तो हम EBS वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और वो भी एसोसिएट करते हैं। गॉट इट। ठीक है, एक पार्ट हो गया। इसके बाद में हम अभी यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कभी कभी रेड लाइन में दिखाई देता है, वो हमारा एरर है, यानी रेड कलर में दिखाता है ना वो, तो कुछ ना कुछ वार्निंग है, कुछ एरर से इसलिए दिखाता है, या फिर हमने कुछ प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया है तभी दिखाता है वो। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने जो AMI यूज की है वो हार्ड कोडेड वैल्यू है, इसको अभी हम डायनामिक में कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो जब भी हम EC2 कंसोल पे जाते हैं या फिर AWS कंसोल पे जाते हैं, मैं AWS कंसोल पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉन्च करता हूँ एक EC2 मशीन और उसकी आईडी देखता हूँ, ओके, AMI आईडी। तो यहाँ पे जो AMI है, जैसे कि मैंने उबंटू ली AMI, ओके, उबंटू AMI की ये जो वर्जन है 24.04 LTS, इसकी आईडी अगर आप देखोगे तो ये AMI आईडी है, ओके।
जिसका लास्ट में है CC71, ओके 24.04। अगर मैं रीजन चेंज करता हूँ, यहाँ से ओयो रीजन में जाता हूँ, ओके, तो मेरी AMI ID चेंज होगी। दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैंने मुंबई से ओयो रीजन में गया हूँ, यहाँ पे उबंटू लेता हूँ, फिर से वही वर्जन मैंने यूज किया है, उबंटू का 24.04। तो देखो इसकी AMI ID चेंज होगी। वहां पे क्या था, CC71 था लास्ट में, और यहाँ के लास्ट 4 डिजिट देखोगे तो आप 9165 हो, ओके। तो इसके पीछे पर्पस में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रीजन चेंज करते हो, एक रीजन से दूसरे रीजन में चेंज हो जाते हो, तो उसकी AMI ID भी चेंज होती है। तो इस टाइम पे हमें हार्ड कोडेड वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। हर बार आपको हार्ड कोडेड वैल्यू रीजन टू रीजन चेंज हो जाती है। कभी ऑर्गेनाइजेशन में कभी बोलते हैं कि AP साउथ में इंस्टेंस बनाओ, कभी बोलते हैं कि न्यू वर्जीनिया में इंस्टेंस बनाओ, ओयो में बनाओ, अलग अलग रीजन में बनाओ, ऐसे बोलते हैं वो। ओयो में बनाओ, ओरेगॉन में बनाओ, अलग अलग रीजन में वो बोलते हैं कि आपको अलग अलग रीजन में आपको क्रिएट करना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हर एक रीजन में अलग अलग AMI ID रहती है। यहाँ पे भी देखोगे इसकी भी AMI ID डिफरेंट ही रहेगी। तो वो डिफिकल्ट जाता है स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड करना। तो उसको बाय डिफॉल्ट हम कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम ब्लॉक लिखते हैं, उसे बोला जाता है डेटा ब्लॉक, और उस डेटा ब्लॉक का यूज करके हम AMI ID चेंज करते हैं, या फिर AMI ID कैचअप करते हैं अलग अलग रीजन की। तो यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ के भी लास्ट 4 डिजिट चेक करोगे तो वहां पे CC71 था, यहाँ पे 8E14 है। तो हर रीजन की अलग अलग AMI ID है। वर्जन लगेन तो सेम है, उबंटू का सेम वर्जन है, पर AMI ID चेंज हो रही है। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इसको डेटा ब्लॉक लिख के डायनामिक प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमने स्टैटिक प्रोवाइड किया था, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू प्रोवाइड किया था, जो कि मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टैटिक प्रोवाइड डायनामिक प्रोवाइड करेंगे इंस्टेंट ऑफ स्टैटिक। तो यहाँ पे मैं एक डेटा ब्लॉक लिखता हूँ। किसके लिए लिख रहा हूँ, AMI के लिए, इसलिए यहाँ पे आएगा रिसोर्स टाइप AWS_AMI। किस चीज पर्पस के लिए लिख रहा हूँ, वो पर्पस है मेरा AMI, क्योंकि मुझे क्या करना है, स्टैटिक को कन्वर्ट करना है डायनामिक में, इसलिए यहाँ पे आया AWS_AMI। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, MyAMI वगैरह इस ब्लॉक का, सॉरी यहाँ पे उबंटू के लिए लिख रहे हैं, मीनिंगफुल नाम लिख रहे हैं उबंटू, ओके। उसके बाद में यहाँ पे डेटा ब्लॉक में हमें अभी मोस्ट रिसेंट चाहिए, यानी जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो AMI चाहिए, लेटेस्ट वाली AMI चाहिए। तो इसलिए हमें लिखना है मोस्ट रिसेंट इक्वल टू ट्रू। तो जो लेटेस्ट रहेगी, जैसे 24.04 की सबसे लेटेस्ट वाली जो AMI रहेगी, वो वाली AMI हमें मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आएगा मोस्ट रिसेंट इक्वल टू ट्रू। करना चाहते हैं, तो वो AMI हमें मोस्ट रिसेंट वाली चाहिए, इसलिए लेटेस्ट वाली चाहिए उस पर्टिकुलर वर्जन की, इसलिए हमने मेंशन किया है मोस्ट रिसेंट इक्वल टू ट्रू। उसके बाद में हमें उसका ओनर भी मेंशन करना पड़ेगा, ओके। ओनर आईडी मेंशन करनी पड़ेगी। तो ओनर आईडी मेंशन करना है, वो कहाँ से मिलेगी, पर्टिकुलर AMI को अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरी भी एक आईडी है, ये मेरी अकाउंट आईडी है। उसी प्रकार उबंटू वालों की भी वो आईडी है, उस आईडी के जरिए उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया है, और उस अकाउंट
के अंदर उन्होंने AMI पुश की है, उन्होंने इमेजेस पुश की है, तो वो इमेजेस गैदर करने के लिए तो मेरा रीजन चेंज कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे AMI सेक्शन है, इसमें जाते हैं, जो हमारी लास्ट AMI थी उसको कॉपी करते हैं और ओनर आईडी कैचअप करते हैं। तो ओनर आईडी मुझे कैचअप करना है AMI में जाके, यहाँ पे मैं वो सर्च करूंगा। मेक श्योर आपको पब्लिक इमेजेस लेना है, ओके। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है प्राइवेट इमेजेस, आप खुद क्रिएट करते हो तो ओन बाय मी आएगा, प्राइवेट इमेजेस चूज करते हो तो आपको ये पब्लिक वाली AMI आईडी काम नहीं करेगी जो मैंने अभी सर्च की है, तो इसलिए आपको पब्लिक यूज करना है, प्राइवेट नहीं यूज करना है, पब्लिक चूज करना है यहाँ पे, तब जाके आप सर्च कर पाओगे। तो यहाँ पे जो भी AMI आईडी से मैंने सर्च किया उसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको ओनर आईडी दिखेगी, ये मेरी ओनर आईडी है, ये जो दिख रही है ना ये ओनर आईडी है, ये उबंटू वालों ने क्रिएट की है, अकाउंट आईडी है उनकी खुद की अकाउंट आईडी है, वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा मेरे कोड में, ओके। ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको फिल्टर ब्लॉक लिखना पड़ता है, फिल्टर करके आप फिल्टर करना चाहते हो, ओके। तो फिल्टर में आप मेंशन करोगे कि आपको किस प्रकार फिल्टर करना है, वाया नेम आपको फिल्टर करना है, नेम के द्वारा आपको फिल्टर करना है। तो इस प्रकार फिल्टर ब्लॉक आता है। फिल्टर ब्लॉक में आपको वैल्यू मेंशन करना पड़ता है, इसको देखते हैं, वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ से, तो समझाता हूँ फिल्टर ब्लॉक में। ये समझा देता हूँ आपको। तो देखो मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, कौन से यानी पर्टिकुलर नेम के द्वारा मैं फिल्टर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी AMI आईडी तो मुझे चाहिए, मैं उसको कन्वर्ट आईडी में ही करूंगा, पहले मुझे फिल्टर करना है नेम के द्वारा, क्योंकि पर्टिकुलर उस नेम के द्वारा ही मैं चेक कर पाऊंगा कि मुझे कौन सी चाहिए। देखो ये नेम है इसका, AMI नेम यहाँ पे मेंशन है, इस पर्टिकुलर इसका, तो ये नेम है, ये नेम मैं कॉपी करता हूँ। तो मुझे पर्टिकुलर उबंटू का 20.04 चाहिए या 24.04 चाहिए या 22.04 चाहिए, ये पर्टिकुलर जो भी चीजें चाहिए वो हमें नेम के द्वारा, आईडी से हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा वर्जन चाहिए, नेम से ही हमें पता चलता है कि नहीं ये पर्टिकुलर वर्जन चाहिए, 20 चाहिए, 22 चाहिए, 24, तो ये नेम से ही पता चलता है। तो नेम के द्वारा ही हम फिल्टर क्रिएट करेंगे, पर जब अटैच करेंगे तब आईडी के द्वारा अटैच होगा। जब भी हम EC2 में वो डेटा ब्लॉक यूज करेंगे EC2 के लिए, तब वो आईडी के द्वारा अटैच होगा। तो नेम कन्वर्ट होगा आईडी में, पर हम फिल्टर करेंगे नेम के द्वारा और अटैच करेंगे आईडी से। तो ये कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो ये AMI नेम आपको कॉपी करना है, राइट। तो ये यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और इसको कैसे मैंने कैचअप किया है वो बताता हूँ। तो ये मैंने उस पर्टिकुलर AMI की आईडी के द्वारा मैंने सर्च किया है, यहाँ पे मुझे ओनर आईडी मिली है और ये मैंने नेम कॉपी किया है। तो ये इसका एग्जैक्ट पाथ है, ओके।
यानी उबंटू ऑर्गेनाइजेशन वालों ने जब उसकी क्रिएट किया अकाउंट, तो इस अकाउंट के अंदर, इस पाथ के अंदर, ये इनका एग्जैक्ट पाथ है, इस पाथ के अंदर इन्होंने अलग अलग इमेजेस रखी है। ये वाले पाथ के अंदर जो सिलेक्टेड किया है, इस पाथ के अंदर उन्होंने अलग अलग इमेजेस रखी है। तो वो इमेजेस हमें इस पाथ से कैचअप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फिल्टर में वो पाथ लिखा है। ओके, तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं हम, इसके पैरेलल में लिख के बताता हूँ। वैल्यूज के द्वारा हम फिल्टर कर रहे हैं। तो ये देखो, मैंने जो कॉपी किया है यहाँ तक पूरा सेम है, यहाँ तक पूरा सेम है। उसके बाद मैंने स्टार यूज किया है। स्टार क्यों यूज किया है? तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये 28 तारीख को 2003 महीने में, यानी मार्च में, 28 मार्च 2023 में ये इमेजेस इसने पुश की थी। ओके, यानी जो भी इमेज इन्होंने पुश की है वो कौन से डेट को की है? मार्च महीने के 28 तारीख को 2023 में। तो मुझे मोस्ट रिसेंट चाहिए, यानी लेटेस्ट वन चाहिए, तो मुझे ये रिप्लेस करना पड़ेगा स्टार में, तभी जाके इसके बाद में, जैसे कि 20.04 के लेटेस्ट इमेजेस मुझे चाहिए, मोस्ट रिसेंट चाहिए, सबसे लेटेस्ट वाली चाहिए, 28 मार्च वाली नहीं चाहिए मुझे, उससे भी लेटेस्ट चाहिए। 20 की उबंटू 20.04 की 28 मार्च वाली नहीं चाहिए, उससे भी लेटेस्ट चाहिए, तो मुझे स्टार मेंशन करना पड़ेगा, तो तभी जाके मुझे लेटेस्ट इमेज मिलेगी। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक? फिर से बता देता हूँ कैसे यूज किया है डेटा ब्लॉक। हाँ, पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? फिर से मैं लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। यहाँ पे हमें ये 13 नंबर की लाइन हमने लेटेस्ट इमेज पुल करने के लिए लिखी है, मोस्ट रिसेंट इक्वल टू ट्रू। 14 नंबर की लाइन हमारी ये बताती है कि हमें कौन से अकाउंट से इमेज कैचअप कर रही है, इसलिए हमने ओनर मेंशन किया है कि ये ओनर की ये आईडी है, ये अकाउंट से मुझे, ये आईडी वाले अकाउंट से मुझे इमेज कैचअप करनी है, इसलिए 14 नंबर की लाइन आई है। उसके बाद में मैंने फिल्टर लगाया है कि नेम के द्वारा मैं सर्च करूंगा इमेज, क्योंकि नेम के द्वारा ही हमें पता चलता है कि 20.04 है, 22.04 है या 24.04 है उबंटू की। ओके, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे नेम के द्वारा फिल्टर कर रहा हूँ। उसके बाद में फिल्टर क्या कर रहा हूँ, उसका नेम, तो उसके लिए मुझे मेंशन करना है वैल्यू के फॉर्मेट में मैं फिल्टर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है ये सब कुछ पाथ है, ये एग्जैक्टली उस AMI का, अभी तक हमने जो स्टैटिक AMI यूज कर रहे थे उसका ये पाथ है। और लास्ट में मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ये लोग क्या कर रहे हैं, जब भी इमेज स्टोर कर रहे हैं वो डेट के हिसाब से कर रहे हैं, लास्ट में वो डेट मेंशन कर रहे हैं, तो वो लास्ट वाली डेट को हटा के मैं स्टार लगाता हूँ, तो मुझे मोस्ट रिसेंट मिलेगी, लेटेस्ट AMI मिलेगी। ये हो गया 20.04 का। अगर मुझे 24 चाहिए, ओके, तो उसके लिए भी कैसे फिल्टर लगेगा वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी पहले मैं 24 की एक AMI कैचअप कर लेता हूँ आईडी, आप भी अच्छे से देख लो, सर्च करने में आपको इजी जाएगा। यहाँ पे लॉन्च में जाता हूँ, आईडी कैचअप करता हूँ, ओके, ये वाली आईडी है जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, CC71। इसमें मैं AMI में जाता हूँ, भी सर्च करता हूँ ये आईडी, इसका मुझे पाथ चाहिए, इसलिए मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। ओके, पब्लिक इमेज में हमें सर्च करना है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये सर्च होगी, इसका पाथ मुझे अभी दिखाई देगा। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओनर आईडी कभी चेंज नहीं होती, ओनर आईडी सेम रहेगी।
क्योंकि यही अकाउंट में उन्होंने सभी इमेजेस पुश किए। कि मैं कॉपी करता हूँ AMI नेम, आपको क्या कॉपी करना है, AMI नेम। तो यहाँ पे मेरे कोड में मैं एंटर, नया फिल्टर के लिए, तो नया फिल्टर देखोगे तो ये अभी ये वाला पाथ है, और लास्ट में देखो इन्होंने डेट मेंशन की है। ये डेट से आपको पता चलेगा 11वें महीने यानी नवंबर में 9 नवंबर को इन्होंने ये AMI पुश की थी। ये वाली जो 24.04 नवंबर मंथ में इन्होंने 9 नवंबर को पुश की है 2024 में। तो इसकी जगह मैं स्टार लगा दूंगा। तो मुझे, अगर मैं स्टार लगा दूंगा तो मुझे 24.04 की इसके बाद में भी 9 नवंबर के बाद में भी इन्होंने कोई इमेज पुश की होगी तो वो मुझे मिल जाएगी, अगर मैं यहाँ पे स्टार मेंशन करता हूँ तो नेक्स्ट मेरा जो रहेगा फिल्टर इस प्रकार रहेगा। मैं इसको हटा देता हूँ पुराने वाले फिल्टर को, और ये नया डाल देता हूँ यहाँ पे, जो भी हमने कैचअप किया। बाकी ये चीजें हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्लोज कर देते। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसमें किसी को कुछ डाउट्स डेटा ब्लॉक में, मैं इसका यूज बता देता हूँ कैसे करना है अभी EC2 मशीन में। यहाँ तक क्लियर है ना? सर ये डायनेमिक वैल्यूज हमेशा फेच करने के लिए हमें डेटा ब्लॉक ही लगेगा? हाँ, ओके, डेटा ब्लॉक ही लगेगा। डेटा ब्लॉक से कभी कभी क्या होता है, समझो मैं ये डेटा ब्लॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके, तो मैंने अभी एक EC2 मशीन लॉन्च किया आज की डेट में। मैं 2-3 महीने के बाद फिर से वो, मैं अगर और एक EC2 मशीन लॉन्च कर रहा हूँ तो क्या करेगा, पहले से मेरे कोड में एक EC2 मशीन एडेड है, राइट, और फिर से एक कोड ऐड कर रहा हूँ मैं, वो भी EC2 मशीन का ही कोड ऐड है, वो भी EC2 मशीन का कोड है। ओके, तो मैंने 2 महीने पहले जब चलाया था तब मेरी AMI ID डिफरेंट थी, तब के टाइम पे जो लेटेस्ट थी उसने तब 2 महीने पहले वाली पुल की थी, राइट। 2 महीने के बीच में उन्होंने फिर से कोई AMI ID पुश की है, लेटेस्ट वन 2 महीने के पीरियड में भी उन्होंने कुछ पुश की है। तो वो जो मेरा EC2 जो चल रहा है उसकी जो AMI थी वो ओल्डर हो गई आज के डेट में। ओके, पहले महीने 2 महीने पहले चलाया था तब वो लेटेस्ट थी, पर आज के डेट में वो ओल्डर हो गई। तो क्या होता है, कभी कभी आप एक और रिसोर्सेस क्रिएट करना चाहते हो, पर वो रिसोर्सेस के साथ वो पुराना वाला जो आपका EC2 है जिसमें ओल्डर AMI है वो भी मॉडिफाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उससे इफेक्ट कुछ नहीं होगा, पर वो लेटेस्ट AMI ले लेगा ऑटोमेटिक। तो ये डेटा ब्लॉक अगर आप रखते हो तो आपका हर बार जो भी आपकी मशीन रहेगी वो अप टू डेट रहेगी, उसकी जो भी इमेज रहेगी वो अप टू डेट रहेगी हर बार डेटा ब्लॉक के जरिए। तो यहाँ पे देखो अभी मैं AMI में जो स्टैटिक प्रोवाइड किए उसको हार्ड कोडेड हटाते हुए, स्टैटिक हटाते हुए डेटा ब्लॉक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा, डेटा, उसके बाद में उसका रिसोर्स टाइप कौन सा है, AWS_AMI, उसके बाद में आपने कौन सा नाम यूज किया है वो, तो ये आ गया। पहले आ गया डेटा, जैसे कि हमारे वेरिएबल में हम लिखते थे वैर, उसके बाद में डॉट लगाने के बाद उसका आता था टाइप, कौन सा टाइप है, तो यहाँ पे आ गया AWS_AMI, जैसे कि हमारे केस में आता था AWS_instance, राइट, उस रिसोर्स का नाम। तो इसी प्रकार यहाँ पे आ गया AWS_AMI। उसके बाद में हम लिखते थे .demo, तो अभी .demo नहीं आएगा, तो ये डेटा ब्लॉक का नाम आएगा, जैसे कि यहाँ पे .ubuntu है। और उसके बाद में मैं यूज कर रहा था स्टैटिक में ID, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा .id। ओके, तो ये फिल्टर मुझे नेम कैचअप करके देगा और वो नेम कन्वर्ट हो जाएगा मेरे ID में, और वो ID अटैच हो जाएगी मेरे EC2 मशीन के साथ। क्लियर है? इस प्रकार
हम डेटा ब्लॉक का यूज करेंगे हमारे AMI में, सॉरी हमारे EC2 मशीन में। इस प्रकार हम डेटा ब्लॉक का यूज करेंगे हमारे EC2 मशीन में। इसमें किसी को कुछ डाउट? इसे हम एग्जीक्यूट भी करके दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हायर है। हाँ सर, हर बार एक नया AMI आईडी के साथ अपना इंस्टेंस लॉन्च होगा जितने बार हम लॉन्च करेंगे। जितनी भी बार करेंगे। और ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सबको क्लियर है क्या? थोड़ा सा हायर है पर इम्पोर्टेंट है। हर ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ब्लॉक यूज होता है AMI के लिए, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि सबको क्लियर है क्या नहीं। लाइन बाय लाइन मैंने इसीलिए समझाया कि क्या पर्पस है इसके पीछे, कैसे कैचअप करना है डिटेल्स, कैसे फिल्टर लगाना है, कैसे उसकी वैल्यू पास करना है, कहाँ पे स्टार मेंशन करना है, इसलिए मैंने बताया। इसकी प्रैक्टिस करते कुछ इशू रहा तो सर फिर पूछते हैं। हाँ, ये आप ग्रुप में डाल सकते हो प्रैक्टिस करते समय, ओके। पर ये हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी हम इसको अप्लाई करते हैं, ओके। जो हमने कोड लिखा है इसको अप्लाई करते हैं। इसको पहले सेव करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। सेव करना इम्पोर्टेंट है। चलाते हैं और अप्लाई चलाते हैं। कुछ एरर दे रहा है, देख लेते हैं इसको। टेराफॉर्म अकाउंट वेयर गेटिंग द प्लान। सर आपने स्टैटिक यूज करके अभी एग्जीक्यूट किया था सर कि नहीं, डायनामिक यूज किया है। डायनामिक यूज किया था? ओके, आई थॉट स्टैटिक किया इसलिए वो इनवैलिड यूजर आईडी दिखा है, ओनर आईडी। यहाँ पे हमने डायनामिक में कन्वर्ट किया। एपी साउथ वन रीजन चेक कर लेते हैं, एपी साउथ वन की ये दिया है कि नहीं। एपी साउथ वन की ये ओनर आईडी है। स्मॉल मिस्टेक है।
ओके, आगे चलाते हैं। तो 24.04 की लेटेस्ट EMI लेगा। ओके, जब हमारा नया इंस्टेंस स्पिन होगा, इसकी EMI ID ये वाली है। ओके, ओके, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ubuntu इमेज लोकेटर करके है। ये वाली वेबसाइट जिसमें आपको ubuntu का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। इस वेबसाइट से मैं इसको चार्ट में ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे मैं रीजन के हिसाब से, हम कौन से रीजन में क्रिएट कर रहे हैं, एपी साउथ 1, एपी साउथ, एपी साउथ 1। ओके, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 24.04 LTS। तो ये इसके हिसाब से हमने फिल्टर लगाया, इसको थोड़ा छोटा कर दें। तो इसकी EMI ID देखो, अभी ये रिलीज कब हुआ है, अभी लेटेस्ट वन है 18/12, यानी 18 दिसंबर को इन्होंने नई इमेज पुश की है, लेटेस्ट वाली 18 दिसंबर 2024 को। तो उसकी EMI ID देखो, अभी 0803, ये वाली EMI ID है, लेटेस्ट वाली। तो अभी हमने जो स्पिन किया है उसकी EMI ID देखते हैं। ओके, तो अभी मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, जो मेरा EC2 रनिंग है उसकी EMI ID देखते हैं, ये वाली। ओके, ये वाला। ओके, EMI जो हमने लॉन्च किया है डेमो नाम का, यहाँ से ही देखते हैं टर्मिनल थ्रू। AWS इंस्टेंस डेमो नाम का हमने लॉन्च किया है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो AWS डेमो नाम का लॉन्च किया है। उसमें हमारी EMI ID है लास्ट में 0803। यहाँ पे लोकेटर में चेक करते हैं वही वाली है क्या, 0803। तो ये वाली लेटेस्ट वाली उसने कैचअप की है। तो हर बार वो कैचअप करेगा लेटेस्ट वन। ओके, तो जब डेट होगा वो होगा आपके लेटेस्ट EMI ID के साथ, क्योंकि हमने मेंशन किया है मोस्ट रिसेंट इक्वल टू ट्रू, इसलिए वो हर बार कैचअप करेगा लेटेस्ट वन। तो यहाँ आज की डेट पे लेटेस्ट वन कौन सा है, तो ये वाला 0803 वाला, जिसके 4 डिजिट ये वाले हैं। कल चल के कोई नया आ जाएगा तो यहाँ पे रिलीज डेट डिफरेंट रहेगी और आपको नया डिफरेंट कुछ दिखाई देगा, नया डिफरेंट रहेगा। 24.0 का नया लेटेस्ट इमेज रहेगा। वही वाला आप अगर यूज करते हो फिल्टर, तो आपको ये वाली EMI ID नहीं मिलेगी, कोई दूसरी मिलेगी। इस प्रकार इंस्टेंस में AP साउथ में
EMI देखते हैं तो इसकी हमें EMI यहाँ पे भी दिखाई देगी, डैशबोर्ड में भी और हमारे टर्मिनल पे भी। यहाँ पे भी EMI देखते हैं। इसको बंद करते हैं तो इजीली दिखेगा। ये देखो EMI, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट अगर देखोगे आप 0A03, जो भी हमारा स्पिन हुआ है EC2 उसकी EMI लेटेस्ट वन है 0A03। तो ये हमने यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लिया, हमारे यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लिया। ओके, जो EMI स्पिन हो रही है यहाँ पे भी मैंने क्रॉस चेक करके बताया, और हमारे उबंटू लोकेटर के वेबसाइट से भी चेक करके आपको बताया कि कौन सी लेटेस्ट वन स्पिन होने वाली। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको अभी हम डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो इस प्रकार हम डेटा ब्लॉक यूज करते हैं, जो हमें डेली प्रैक्टिस में यूज करना पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी हम यूज करेंगे टेराफॉर्म, तो तब आपको डेटा ब्लॉक लिखना है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आज का सेशन रोकते हैं, क्योंकि अभी मुझे डायनामिक ब्लॉक लेना है जो हमारे आधे घंटे में कवर नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसमें सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह क्रिएट करके डायनामिक ब्लॉक कैसे यूज होता है, डायनामिक ब्लॉक का वो जो लेना है मुझे नेस्टेड ब्लॉक के लिए पर्पस के लिए यूज होता है, रिपीटेटिव थिंग्स के लिए वो लेना है। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं उसको। ओके, इसमें इनबाउंड आउटबाउंड रूल कैसे करना है, कल सेशन होगा? हाँ, कल सेशन रखेंगे 10 बजे से। और प्लीज ये अपलोड कर दे वीडियोस। हाँ, कल अच्छी रिकॉर्डिंग में अपलोड, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहेगा ना सब। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने 2 लिंक आपको भेजी है। ओके, ये बाकी का आज का मटेरियल भी आपको भेज देता हूँ। आज का और कल का मटेरियल भी भेज दीजिए। कल का तो मैंने कल के सेशन में भेजा था। हाँ, कल के सेशन में आ जाए। हाँ, आज का भेज देता हूँ, आज के डेट का। और ये मटेरियल भी आप मतलब ग्रुप में व्हाट्सएप में भी डाल दीजिए। हाँ, ये मिस हो गया तो उधर से उठा सकते हैं। हाँ सर, मुझे भी सर रिक्वायर्ड है इसलिए। ये वैसे डेली प्रैक्टिस पे मैं डालता हूँ अपने चार्ट में, ग्रुप में देखते हैं वैसे, क्योंकि मुझे लॉगिन करके उसमें भी डालना पड़ेगा फिर। एक्चुअली मैं चार्ट में डालने का पर्पस ये है कि जो प्रेजेंट रहते हैं उनको सब मिल पाए, जो अनप्रेजेंट है उनके लिए तो डाल के कोई सेंस नहीं बनता है ग्रुप में। इसलिए मैं मोस्टली चार्ट इसी में डाल देता हूँ, मीटिंग चार्ट में। एसोसिएशन का भी डाल देता हूँ। बाकी एट द एंड मैं आपको इसके पूरे एक PDF भेज दूंगा, जिसमें पूरा जो भी प्रैक्टिस लेवल पे हमने यूज किया है वो सब आपको ग्रुप में ही भेज देता हूँ एट द एंड। ओके, तो ये हो गया आज के सेशन में इतना जो आपको मैंने बताया, एसोसिएशन, ओके, डेटा ब्लॉक, उसका यूज और कॉमन टैग्स कैसे यूज करने हैं यूजिंग लोकल ब्लॉक। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, किसी को कुछ डाउट रहता है तो हम पूछ सकते हैं उसमें। ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स है आप पूछ सकते हो अभी आज के सेशन में। किसी को कुछ डाउट्स? नो सर, डेटा ब्लॉक तो समझा सर। सर एक पूछना सर कि विल यू कवर दैट राउट 53 हाउ टू इम्प्लीमेंट?
यूजिंग दिस टेराफॉर्म? हम मतलब वो टेराफॉर्म में होता है क्या सर वो डोमेन नेम जो अटैच करना होता है राउट 53 थ्रू? हाँ, वो होता तो सब कुछ है, टेराफॉर्म से सब सर्विसेज क्रिएट हो सकती है। ओके, पर राउट 53 में कैसे हमें डोमेन परचेज करना पड़ता है, ओके और ओके फिर तो बाद में लोड बैलेंसर डू वी हैव एनी डीएनएस परचेज नहीं जिससे हम अभी मतलब परचेस नहीं किया है कोई डीएनएस, पर हम ओके कर सकते हैं वो भी। राउट 53 का भी अगर आप रिसोर्स देखोगे तो वो आपको दिखाई देगा सब कुछ, उसमें आपको अलग अलग रिकॉर्ड के हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके ओके, यस उसका सर एक मॉड्यूल ही आता है, वो मॉड्यूल हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो लोड बैलेंसर के साथ EC2 के साथ सब कुछ अटैच हो जाएगा, उसका एक पूरा मॉड्यूल ही आता है। ओके तो वो डोमेन रहेगा तो ही मजा आएगा, डोमेन के सिवा मजा नहीं आएगा उसमें क्रिएट कर। ओके सर डोमेन चाहिए उसके लिए। इसमें हर सर्विस के लिए टेराफॉर्म में होता है, हर सर्विस के लिए हम टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं, कल के सेशन में बाकी चीजें कवर अप करेंगे। कल भी सेम टाइम रहेगा, सेम लिंक 10 बजे। सर सर ये आपके YouTube चैनल पे सर ये which one is the first video variable in Terraform or the Terraform commands and variable? मुझे लगता पहला वाला तो वही होगा, Commands and variable, right? कमांड्स एंड वेरिएबल, और बाद में टेराफॉर्म इन वेरिएबल, वो वाला सेकंड होगा। ओके, बाकी ये दो अपलोड करके भी बाकी भेज दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस। Hello sir. Okay.